कंप्यूटर की टाइप्स पे थे, है ना। यहाँ पर कंप्यूटर की टाइप्स। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है आपकी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, इंडिया ने एक चंद्रयान 3 है ना, तो जैसे उसको जो लॉन्च किया है वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा हमको लैंडिंग हो गई, मतलब एग्जैक्टली मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए सुपर कंप्यूटर्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। So they are mostly used for applications that require intensive numerical computation such as stock analysis, weather forecast, nuclear energy, electronic design and geological data। तो मतलब ये वो वाले इंफॉर्मेशन है या ये वो वाली डेटा है या उस पर्पस के लिए बनाया जाता है कंप्यूटर जो किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो दे दी जाती है। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर बिलियंस तक जाता है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बिलियंस तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? बिलियंस। कहाँ तक चली जाती है? बिलियंस तक ये इंस्ट्रक्शंस है वो चली जाती है। दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। पता है ना कि बिलियंस सेकंड परसेप्शंस को जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको आप ले सकते हैं। जो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए वर्ल्ड में सबसे फेमस मैन्युफैक्चरर है वो है क्रे। अब इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो परम बनाया गया। इंडिया के अंदर जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था वो परम बनाया गया। कहाँ पे? पुणे में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC। पहले आप लोगों ने याद रखना है। अभी ये भी चेंज हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ जो चेंज हो गई। पहले तो इंडिया का आई थिंक परम सिद्धि AI करके कुछ सबसे फास्ट कंप्यूटर बताता हूँ। ये देखो, इसमें ना दो चीजें हैं।
ये देखो, इंडिया का इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है एरावत। एआई कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ? एरावत, जो अभी रिसेंटली, कब, अभी 1 हफ्ते पहले की न्यूज आई है, 17 अगस्त की न्यूज आई है। ये वर्ल्ड में 75वें नंबर पे है। एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, जिसमें इसको कितना रैंक मिला है? इसको रैंक मिला है 75, 75। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत इज इंस्टॉल्ड एज, वही वहाँ पर सीडेक पुणे में इंस्टॉल किया गया है। द सुपर कंप्यूटर हैज बीन नेम्ड ऑन इट्स 61st एडिशन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। इंडियाज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम विद रिमार्केबल स्पीड ऑफ 13,170 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, ये इसकी जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है? टेराफ्लॉप में मेजर की जाती है। जो किसी भी सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है बेटा? वो टेराफ्लॉप में मेजर की जाती है। ये वाला भी आप लोगों ने याद रखना है, टेराफ्लॉप। ठीक है, तो ये इंडिया का एआई बेस्ड कंप्यूटर है और इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। लेकिन दुनिया में ये कंप्यूटर कितने नंबर पे आ रहा है? 75 नंबर पे आ रहा है। पहली बात। इसके अलावा कुछ और कंप्यूटर हैं इंडिया के जिनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। जैसे ये था इससे पहले परम सिद्धि एआई, पहली बात। इसके अलावा कुछ और कंप्यूटर हैं इंडिया के, कंप्यूटर कितने नंबर पे आ रहा है? 75 नंबर पे आ रहा है, पहली बात। इसके अलावा कुछ और कंप्यूटर हैं इंडिया के जिनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। जैसे ये था इससे पहले परम सिद्धि एआई था, जो इससे पहले इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर था। तो वो कितना रैंक कर रहा है? वो 131 है। और ये कितना कर रहा है? ये 75 है। तो ये देखो कितना से फास्ट है ये। फिर है प्रत्यूष, ये 169 पे है। और देन आता है मीडियर, वो 316। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वाला आप लोगों को याद होना चाहिए और एक ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, एक इंडिया का फास्टेस्ट और एक दूसरे नंबर पे जो परम सिद्धि है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। ठीक है, पहले वही था। और ये वर्ल्ड का डेटा है, ये वर्ल्ड का डेटा है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लें। इस टाइम पे फ्रंटियर ने दोबारा फिर से अपनी पोजीशन ले लिया। पहले फ्रंटियर होता था, फिर फुगाकू आ गया। अब फिर से फ्रंटियर ने अपनी पोजीशन उसको क्या कर लिया है? ले लिया है। ये भी जून का डेटा है, ये भी आपका जून का डेटा है। तो मतलब इसमें सिर्फ यही है। ये आई थिंक कहाँ का है? फ्रंटियर आई थिंक यूएस का है शायद, और फुगाकू है ये जापान। इनके नाम है ना बेटा, जैसे इंडिया वाले का नाम एरावत है, प्रत्यूष है, उसी तरीके से इनका। ठीक है, ये तो जापान का है, ये जापान का है। आई थिंक ये एक बार चेक कर लेना कौन सी कंट्री का है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, शायद यूएस का है जहाँ तक मुझे लगता है, यूएस का ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, हाँ। तो इंडिया का फास्टेस्ट पूछा जाए तो एरावत है,
अच्छा हाँ, यूएस डिपार्टमेंट, सही है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ हाँ, और इंडिया का पूछा जाए तो इरावत है, और अगर इंडिया वर्ल्ड का पूछा जाए तो फ्रंटियर है। नाम याद रखना है, यस, नाम आप लोगों को याद। तो ये होते हैं आपके। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो एक टाइम पे 400 से लेके 1000 यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। कंकरेंट टाइप होता है जो फ्रेम रखता है, कंफर्म मान है तो 200 या ये 75 है, तो ये देखो कितना से फास्ट है ये। फिर है प्रत्यूष, ये 169 पे है, और देन आता है मीडियम, वो 316। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ये वाला आप लोगों को याद होना चाहिए और एक ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। एक इंडिया का फास्टेस्ट और एक दूसरे नंबर पे जो परम सिद्धि है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, ठीक है, पहले वही था। ये भी जोन है, सब का है, आई थिंक ये एक बार चेक कर आप। तो ये होते हैं आपके। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो एक टाइम पे 400 से लेके 1000 यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। कंकरेंट टाइप होता है, MIPS इसमें यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ वेरी हाई स्पीड मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। वो मिलियंस में होता था, ये मिलियंस। ये बड़े साइज के होते हैं, पावरफुल होते हैं, और 1000 या उससे ज़्यादा लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर जैसे देखा होगा आपने बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवे वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर हाँ इसको टाइम शेयरिंग बोल दिया जाता है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत, मतलब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इस सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वजह से इसको टाइम शेयरिंग का नाम भी दे दिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट हैज वेरी हाई मेमोरी, बहुत हाई मेमोरी होती है, और प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत होती है। एंड एक सर्वर होता है जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को क्या करता है, हेल्प करता है उस सिस्टम को चलाने के लिए। सर्वर तो समझते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वर। सर्वर जो एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है। एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है, जो पूरे कंसेप्ट सिस्टम को सर्व कर रहा है, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रॉपरली मैनेज करता है। क्योंकि अगर सर्वर ही खराब हो जाए तो आप लोगों को पता है कि सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। टोपोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये है जो बीच वाला, ये सर्वर है। तो अगर यहाँ से सिस्टम ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर सर्वर ही क्या हो जाए, यहाँ से काम करना, ऑपरेट करना बंद कर दे, तो ये इन लोगों की वर्किंग अपने आप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये भी अपने आप क्या नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट वर्क। वो भी क्या नहीं कर पाएंगे, वो भी किसी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो भी किसी तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, काम नहीं कर पाएंगे। RBI वालों का तो सर्वर ही डाउन रहता है ना। वही चीज है, जो सर्वर डाउन रहता है वो इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो सर्वर डाउन होता है ना, इसी को बोलते हैं।
मेन फ्रेम हो गया, उसके बाद मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर भी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो यूजर्स होता है उसका नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे उसमें 400 से लेके 1000 लोगों तक होता है, तो ये 4 से लेके 200 मतलब 200 तक होता है, मतलब उससे कम तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है, जब उससे कम टाइम नंबर ऑफ ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा कॉल सेंटर वगैरह, कॉल सेंटर पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, 100 200 150 इतने लोगों की ज़रूरत होती है, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के फीचर्स हैं वो इसमें कुछ अवेलेबल नहीं होते, मतलब समझ लो ना। तो कुल मिला के दोनों एक ही जैसे हैं, बस क्या होता है एक मेमोरी का भी फ़र्क होता है, एक स्पीड का भी फ़र्क होगा, और जो कंट्रोलिंग साइज है उसका भी फ़र्क होता है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें एक टाइम पे 200 के आसपास ही जो सिस्टम होता है यूजर से, जो आप लोग सिस्टम देने जाते हो ना, पेपर देने जाते हो, वहां पर इसी तरीके का यूज किया जाता है। दोनों ही चीज की बात कर रहा है, साइज की भी बात कर रहा है और नंबर की बात कर रहा है। यहाँ पर साइज की भी बात हो रही है और साथ ही साथ नंबर की भी बात हो रही है। यहाँ पर साइज की भी बात होती है और साथ ही साथ नंबर की भी बात होती है, साइज भी और नंबर भी, ठीक है। सेम टू सेम ये भी आपका मेन फ्रेम ही है, बस इसमें क्या है, इसमें टाइम शेयरिंग नहीं होता और नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो उससे कम होता है, इस तरह। उसके बाद था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर दो कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है जो आईसीयू में यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिस कंप्यूटर में आप एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो? जहां पर आप एनालॉग और डिजिटल दोनों का इस्तेमाल करते हो। किस किस का? इसके अंदर आप एनालॉग और डिजिटल का इस्तेमाल करते हो, एनालॉग और डिजिटल का इस्तेमाल करते हो। अब ये देखो, अब आईसीयू में हमें एनालॉग की भी ज़रूरत होती है और डिजिटल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो जो लोगों का, पेशेंट का टेम्परेचर हुआ और जब ब्लड प्रेशर हुआ उसको मेज़र करने के लिए, जो टेम्परेचर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, उसको मेज़र करने के लिए हम एनालॉग की बात करते हैं। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? जिसमें कॉन्टिन्यूसली डेटा फ्लो होता रहता है, कॉन्टिन्यूस डेटा का फ्लो होता है। लेकिन वहीं पर वो बाकी चीज़ों के लिए हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिजिटल में डेटा 0 और 1 मतलब कंक्रीट में होता है। डेटा को जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? वो कंक्रीट फॉर्म में होता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। कंक्रीट फॉर्म में होता है या न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है जी। मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होता है। हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? या तो 0 की फॉर्म में होगा या फिर 1 की फॉर्म में होगा। 0 की फॉर्म में होगा या फिर 1 की फॉर्म में। आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बाइनरी बोल सकते हो, और स्पेसिफिकली ये किसी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। ये हर तरीके के टास्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, हर तरीके के टास्क के लिए यूज नहीं किया जाता, स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे डेली नॉर्मल यूज़ वाले कंप्यूटर होते हैं, जो आप यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे, या जिस कंप्यूटर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर। उसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। आपके स्मार्टफोन्स हो गए, है ना, लैपटॉप हो गए, आपके पीडीए जो आपके फॉर्म डेस्कटॉप टाइप या कुछ भी समझ लो ना, वो सारे के सारे हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डिस्कस करते हैं।
किसके अंदर डिस्कस करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डिस्कस करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर वो यही होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। फिर आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा पावरफुल होता है और हाई क्वालिटी मॉनिटर होता है। जो लैब में देखा होगा आप लोगों ने, लैब में कंप्यूटर होते हैं ना, एक वर्क स्टेशन। जो कैफे में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक मेन सर्वर होता है और बाकी सारे उसके साथ जुड़े होते हैं, या फिर गेमिंग कंप्यूटर होते हैं। स्कूल लैब, कंप्यूटर लैब, गेमिंग, इंटरनेट कैफे, वहां पर एक वर्क स्टेशन की तरह, जिनको LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जिनको लैन के साथ आपस में क्या कर दिया जाता है बेटा, जोड़ दिया जाता है। किसके साथ, लैन। लैन का मतलब यहाँ पर मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या बोल देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें भी एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर बोल दिया जाता है। और अगर वो सर्वर काम करना बंद कर दे तो ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अगर वो सर्वर जो काम करना बंद कर दे तो ये पूरे का पूरा सिस्टम ही काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। होल सिस्टम विल स्टॉप। मिनी तो आपका पर्सनल भी हो सकता है ना, ये वर्क स्टेशन है, ये मोस्टली वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर एक साथ यूज करने हैं। बट एक यूनिट को एक टाइम पे एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अब हम हमारे घर में जो मिनी कंप्यूटर है, लेकिन जो लैब में है वो वर्क स्टेशन है, तो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर है, इसको एक ही वायर, जो एक हब है जिसको बोल देते हो, वो यूज करती है। हाँ, ऑफिस में ये होता है, ऑफिस वगैरह में ये यूज किया जाता है। इधर आते हैं, ठीक है, ये टाइप वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो इधर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कौन से आते हैं, सुपर कंप्यूटर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर आ जाते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेन फ्रेम कौन से होते हैं, it is multi-user computer system capable of supporting hundreds simultaneously. Software technologies different from mini computer। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये टाइम शेयरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम शेयरिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम शेयरिंग, क्योंकि एक ही टाइम पर हजार या उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब टाइम को शेयर कर रहे हैं भाई। वही जैसे अभी हम भी टाइम शेयरिंग के ही कंसेप्ट में काम कर रहे हैं। जिस टाइम पे मतलब समझ रहे हो ना, लाइव देन आता मिनी कंप्यूटर, ये भी इसी का पार्ट होता है। मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियस, मतलब इससे थोड़ा सा कम होता है। वर्क स्टेशन आ गया आप लोगों का, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, सिमिलर होता है, पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है, बट क्या होता है, ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है। और पीसी जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हो, वो आपका सिंगल यूजर हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ही क्या हुआ, जिसको आप पर्सनल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे स्लो हुआ, ये उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, समझ रहे हो ना, ऐसे। ये इस तरीके से क्या हो गया, स्पीड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इनका साइज है वो दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब देखो इसमें ना रट्टा मारने जैसा ही है, जो भी है,
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता दूंगा कि कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सी चीज़ है वो आई है। 5 जनरेशन है वो आपको कंप्यूटर की देखने को मिलती है। अब इसके कौन कौन से पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहली बात तो अगर आप किसी वेबसाइट से, किसी भी किताब से कुछ भी पढ़ो तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि हर किसी में जो टाइम फ्रेम है वो अलग अलग दिया होता है। क्या दिया रहता है? जो टाइम फ्रेम है वो हर किसी का अलग अलग दिया रहेगा। मतलब कहीं पर फर्स्ट जनरेशन 1940 से शुरू हो रही है, कहीं पे फर्स्ट जनरेशन 1945 से दिया होगा। तो वो जो टाइम पीरियड है वो इतना मैटर नहीं करता। वो जो टाइम पीरियड है वो इतना मैटर नहीं करता और आपको उस टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, वो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। जो आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कौन सी जनरेशन में कौन से एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। सेकंड में ट्रांजिटर्स आ गए थे। थर्ड में आईसी आ गए थे। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। पांचवें में क्वांटम कंप्यूटर आ गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये किया था। ठीक है जी, तो इसका चार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों। अभी हम कौन सी जनरेशन का पार्ट है? अभी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? वो जनरेशन चल रही है 5। अभी जो हम जिस जनरेशन का पार्ट है दैट इज 5th जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? 5वीं जनरेशन का पार्ट है। 5th जनरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। 2-3 चार्ट है, ये वाला पढ़ लो, ये ज्यादा अच्छा। और इसमें से जो जो चीजें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसको रट्टा मार दें क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। तो इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम, अगर आप YouTube पे जाके या फिर Google पे जाके सर्च करोगे तो आपको टाइम फ्रेम भी अलग अलग देखने को मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। मेजर इनोवेशन सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल मेजर इनोवेशन, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होती है। मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होगी, ये उसकी इनोवेशन पे ही डिपेंड करता है। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मतलब जनरेशन शिफ्ट होगी, जनरेशन चेंज हो गई। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इसका वैक्यूम ट्यूब्स का शुरुआत यहाँ से हुई। देन ट्रांजिटर्स आ गए, देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, देन LSIC, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी दे दिया। ठीक था, चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पर वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी बोल सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर दोनों सेम होते हैं। सॉरी, मतलब इधर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा या बहुत बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते जाएगा। बहुत बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट को ही आप क्या बोल दोगे? माइक्रो प्रोसेसर बोल दोगे। तो पहले तो ये चीज आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पहली जो है, ये जो पहला चार्ट का पहला हिस्सा है, आप लोगों को ये याद करना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ये तो आएगा ही आएगा। पहला सवाल यहाँ से तो जो आना है वो आएगा ही आएगा, हमेशा ही पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। देन आ जाता है मेन मेमोरी। दिस इज इंपॉर्टेंट। मेन
मेन मेमोरी पहली दो की पूछी जाती है ज़्यादा। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था, समझ रहे हो? ड्रम बड़े बड़े, वो जैसे आप हम अपने घरों में रखते हैं ना फसल के लिए बड़े बड़े ड्रम, क्योंकि कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे, एक कमरे में तो एक कंप्यूटर आता था, तो तब मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे जहां पर कंप्यूटर में जो डेटा है वो स्टोर किया जाता था। क्या किया जाता था? उन बड़े बड़े ड्रम्स में कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद जो आपकी मेन मेमोरी है उसकी शुरुआत होती है सेकंड जनरेशन, रैम और रोम। इसकी शुरुआत होती है रैम और रोम। उसके बाद आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, फिर ये प्रोम आती है, ई प्रोम आती है और फिर ई प्रोम आती है। ये नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर। अगर मेमोरी का पूछा गया तो पहली दो जनरेशन से पूछा जाता है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक ड्रम आते हैं, फिर सेकंड जनरेशन में रैम और रोम का इस्तेमाल, रैम और रोम का इस्तेमाल। देन आ जाता है एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज बाहर से क्या यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पूछे जाते हैं, इसका सारा पूछा जाता है। शुरुआत में पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे इनपुट और आउटपुट दोनों के। फर्स्ट जनरेशन पंच कार्ड होते थे, वो ऐसे पंच करके पंच कार्ड लगे हुए होते थे जिसको प्रेस करना पड़ता था इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए। फिर दूसरी जगह पर मैग्नेटिक, ये टेप्स नहीं है ये टेप है, मैग्नेटिक टेप आ गया और मैग्नेटिक डिस्क आ गया। मतलब पंच कार्ड के साथ दूसरी जगह पर मैग्नेटिक टेप्स में आ गए। कहां पर शिफ्ट हो गए? मैग्नेटिक टेप्स की तरफ। उसके बाद फिर इम्प्रूव डिस्क, इसमें आप लोगों को बोल सकते हो वो होती ना, क्या नाम है उसका, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इम्प्रूव डिस्क, कॉम्पैक्ट रहने दो, इम्प्रूव डिस्क लिख लो। चौथी जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क आ गया और यहाँ पर मॉडिफाइड ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क आ गया। कॉम्पैक्ट तो समझ लो ना, सीडी डीवीडी ये वाला, सीडी डीवीडी ये वाला आ गया जो आजकल यूज होती है। मतलब आजकल तो ब्लू-रे वगैरह यूज होती है ना, मेमोरी कार्ड आ गए हैं या और बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। पंच कार्ड, फिर मैग्नेटिक टेप आ गया, फिर इम्प्रूव डिस्क आ गया, फिर फ्लॉपी डिस्क आ गया, फिर मॉडिफाइड मैग्नेटिक डिस्क आ गया। फिर आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या यूज किया। पंच कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप है, तो यहाँ पर कीबोर्ड आ गया था। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया था, चौथे में मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज किया गया और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के याद करने वाला, बिल्कुल ही आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल तो आपको पता है रोबोटिक्स वगैरह भी काफ़ी यूज होते हैं, रोबोट्स वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं आज के टाइम। रोबोट्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पे स्टार लगाया इसके सारे पूछे जाते हैं, जिस पे नहीं लगाया उसके नहीं पूछे जाते। पहले स्टार्टिंग में लो लेवल लैंग्वेज आई जिसको 0 और 1 ही बोला गया। क्या बोला गया? 0 और 1 है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। फिर लो लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आती है। असेंबली लैंग्वेज में कोड्स यूज किए जाते हैं, 0 और 1 के साथ अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल होते हैं, अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, चौथे पे आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पांचवें पे आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 1 2 3 4 5 चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सवाल आएगा तो इसी से आएगा, जितना मर्जी चार्ट ढूंढ लो, जो मर्जी ढूंढ लो, ये 5 चीजों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन पांचों को आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। ये पांचों से ही आपको सवाल पूछा जाएगा। इन पांचों से ही आप लोगों को जो सवाल है वो पूछा जाएगा। नहीं साइज नहीं पूछा जाएगा।
तो अब ये तो चार्ट है, ये तो चार्ट है, एक इधर भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको खुद से पढ़ लेना। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में चीजें कैसे चेंज। जब फर्स्ट जनरेशन फॉर्म आई तो सबसे पहले टेक्निक कौन सी यूज की गई? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस टाइम पे और कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं, एक ही टेक्नोलॉजी थी, कौन सी? वैक्यूम ट्यूब्स। तो हम VT का इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था और इसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते थे। इसके द्वारा ही क्या किए जाते थे? जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो ट्रांसफर किए जाते थे। These computers could calculation in milliseconds, स्पीड भी ठीक ठाक थी। एनीवैक, यूनिवैक 1 है वो, इसकी कुछ कुछ एग्जांपल्स थी स्टार्टिंग के। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? व्हाट आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस? पहला तो साइज में बहुत बड़े थे। क्या थे? साइज में बहुत बड़े थे। दूसरा, दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता था। नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट नहीं कर सकते। एक कमरे जितने होते थे तो उस कमरे से कहाँ ही लेके जाओ। देन आ जाता लिमिटेड कमर्शियल यूज, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे क्योंकि शुरुआत हो रही थी अभी कंप्यूटर्स को बनाने की, तो स्पीड भी थोड़ी स्लो ही थी, ठीक है, कम स्पीड में काम करते थे। यूज मशीन लैंग्वेज ओनली, तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। और मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह यूज किए जाते थे जिसमें डेटा कम इस्तेमाल होता है, या डेटा कम स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट है वो छोटी थी। स्टोरेज यूनिट क्या थी बेटा? थोड़ी सी छोटी थी, मतलब उतना डेटा स्टोर नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ फीचर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन के कुछ फीचर्स। फिर थोड़ा सा हम सेकंड जनरेशन में शिफ्ट हो गए। फर्स्ट डेटा स्टोर नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ फीचर्स, फर्स्ट जनरेशन के कुछ फीचर्स। थोड़ा छोटा हो गया, इस वजह से लेस एनर्जी है वो कंज्यूम करने लगे, माइक्रो सेकेंड्स में हो गया। और जो वैक्यूम ट्यूब था उसकी जगह पर ट्रांजिटर्स आ गए, मशीन लैंग्वेज की जगह पर असेंबली लैंग्वेज आ गई, और कुछ मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, डिस्क वगैरह आ गई। तो ये IBM की जो सीरीज आई है वो सेकेंड जनरेशन पर, IBM की जो सीरीज है ना वो सेकेंड जनरेशन में आई है। लेकिन यहाँ पर भी एक कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, कूलिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आता है। लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ हमेशा टूटता ही रहता था। जनरल पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और कॉस्टली भी थे और वर्सेटाइल भी नहीं थे, मतलब बहुत सारे काम नहीं लिए जा सकते। देखो ऑब्वियसली बात है, धीरे 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 जब आप जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड्स वो आते रहते हैं जिसके द्वारा चीज़ें क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं, जिसके द्वारा चीज़ें क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। तो ये उसी का पार्ट है कि सिस्टम किस तरीके से चेंज हो रहा है। दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज, मैंने ये वैसे आपका टॉपिक आगे भी आएगा, मशीन लैंग्वेज, जिसको आप 0 और 1 बोल देते हो, मतलब ऑन और ऑफ की बात होती है। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, एड, लेस, ऐसी चीजें यूज की
मतलब ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है, अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है। क्या बन जाता है ये? इट बिकम्स अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है। फिर हम थर्ड जनरेशन में आ गए। थर्ड जनरेशन में साइज अब और छोटा हो गया, और रिलायबल हो गए, लेस एनर्जी हो गया, कूलिंग सिस्टम आ गया था। लेकिन फैन तो आ गया था, एयर कट मतलब चल गया था सिस्टम कूलिंग वाला, लेकिन उतना सॉलिड तरीके से नहीं चला था, मतलब शुरुआत हो गई थी। आईसी हो गए थे यहाँ पर, मतलब थर्ड जनरेशन में आईसी आ गए। तो आईसी आने की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट आने की वजह से, एक चिप होती है, एक माइक्रो चिप होती है, सेमीकंडक्टर होते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, जो कि स्पीड को बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। किसके लिए हेल्प करता है? स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। स्पीड को इंक्रीज करके स्पीड को बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। दे एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड। उस स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, उस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी, क्योंकि आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो अपने आप में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो वो आईसी बनाने के लिए ही कुछ नए नए मेथड्स, कुछ नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। तो वो मेथड था, वो बड़े न्यू मेथड थे, यूनिक मेथड थे, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट। जो उनकी एप्लीकेशन थी वो अपने आप में क्या थी? इम्पोर्टेंट। देन आता फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो इससे जस्ट पहले निकल के गई है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट थे, जिसको एक और नाम यूज किया गया था, इधर था क्या बोला गया था? माइक्रो प्रोसेसर। वहाँ पर आईसी यूज किए गए थे, तो भी माइक्रो प्रोसेसर आ गए। माइक्रो प्रोसेसर क्या आ गए थे बेटा? माइक्रो प्रोसेसर आ गए। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आ गए। एडवांटेज क्या है? वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और भी ज़्यादा जिस पे क्या किया जा सकता था? भरोसा किया जा सकता था। साइज में छोटे हो गए थे, ये डेस्कटॉप वर्जन में आ गए थे। फास्ट प्रोसेसिंग हो गई, पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो गई। फैन आ गया हीटिंग के लिए। चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन, अभी तक जितनी जनरेशन आई थी सबसे ज़्यादा क्या थे? ये चीप थे, मतलब वैसे चीप नहीं थे, मतलब सस्ते थे। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो अब चौथे लेवल पे आके, तो क्योंकि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा है ना, पाइथन, ये इनका ओरिजिन हो गया था, तो ये सब इसमें क्या हो सकती थी? इस्तेमाल की जा सकती, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती, यहाँ पर क्या हो रही थी? इम्प्लीमेंट हो पा रही। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इसके लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी से चीज़ें काम कर रही थी, लेकिन अब क्या महसूस हुआ था? अब ये महसूस हुआ था कि कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आनी ज़रूरी है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो भी उस टाइम पे मौजूद थी, उन सभी को इसमें क्या किया जा पा रहा था? यूज़ किया जा रहा था। सभी तरीके की लैंग्वेजेस को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा होगा। और फिर ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है जो आजकल यूज़ हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, चैट जीपीटी वगैरह है ना, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मैंने खुद देखा, वो जो चैट जीपीटी का है उसमें, तो वो भी कोई ना, मतलब ठीक है, एक इनोवेटिव चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको देखते हो ना, तो वो भी कोई ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ है वो मेरे को नहीं लगी।
या आप ये बोल सकते हो कि उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है, मतलब उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है वो मिसिंग है। मतलब आप ये समझ लो कि 2021 के बाद की चीजें उसमें अपडेटेड ही नहीं है। सितंबर 2021 तक उसको अपडेट किया गया है, उसके बाद की चीजें तो है ही नहीं उसमें। उसके बाद की आप कोई भी चीज उससे पूछोगे वो बता ही नहीं पाएगा। आप चाहे पेड वर्जन भी ले लो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं वो चेंज होगी, लेकिन वही है कि इंसान का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं आ सकता, ये आप समझ लीजिए। जो इंसान है उसकी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए, कोई भी चैट जीपीटी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चैट जीपीटी तो वही है, एक क्या बोलते हैं भाई, गूगल की तरह सर्च इंजन ही है बस वो, देखा जाए। जैसे गूगल है वो इतना ज्यादा आप लोगों को स्क्रिप्टिव चीजें नहीं बताता। इसको आप बोलोगे कि अच्छा ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ऐसा बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी डेटा कहाँ से लेके आता, आप खुद सोचो, वो जो डेटा लेके आता वो कहाँ से लेके आता? वो भी तो इधर उधर सर्च इंजन गूगल वगैरह से ही जगह से लेके आता, उसका खुद का थोड़ी कुछ होता है। वो भी तो उठा के उस जो वो डेटा आपको देगा उसको जाके सर्च बार में लिखना गूगल पे, वो आपको बता देगा कि ये डाटा कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, है ना। फीडर डेटा होता है ना, तो हाँ गलत भी देता है कई बार। आप उसी चीज को एक बार पूछो, दोबारा कंसिस्टेंसी भी नहीं है उसमें, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। वो दूसरी बार बोलेगा आई एम सॉरी, मेरे से ये मिस्टेक हो गई। ये मेरे से गलती होगी, भाई तेरे गलती के चक्कर में हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तुम्हारी गलती होगी तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने क्या इसमें ऐसा कुछ गलत कर दिया जो तू ये बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? पता नहीं भाई, हम स्नैपचैट यूज नहीं करते तो हमें स्नैपचैट के बारे में कुछ नहीं पता। चलो, तो ये था यहाँ पर कंप्यूटर की जनरेशन। उसके बाद आता है यूजेज ऑफ कंप्यूटर। हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करें। हर जगह पर आप लोगों को कंप्यूटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? जैसे बिजनेस में हर एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंकिंग पूरी की पूरी कंप्यूटर पे, अब सर्वर डाउन होता, बहाना भी तो मारना है। और मैनुअल में बहाने नहीं होते थे, लेकिन जब से ये कंप्यूटर आए हैं ना, तब से ये SBI वाले तो सर्वर डाउन है। पीछे जाके देखो तो गेम खेलने लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके गेम खेल रहे होते हैं मजे से। हमें बोल देते हैं कि सर्वर, पीछे तक देख इतनी 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और मैडम को गेम की लगी पड़ी है कि हाँ भाई ताश वाली गेम खेल रही है, मैं तो पत्ते मिला जो इतना 100-150 बंदा खड़ा हुआ उससे क्यों लेना देना। और ये रियलिटी है, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जितने भी सरकारी बैंक है ना, आप वहां पर चला जाओ, सरकारी बैंक में चले जाओ, वो ऐसे ही करते हैं। इस वजह से लोग सरकारी बैंक की बजाय प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले आपके बात तो अच्छे से करेंगे ना। क्योंकि प्राइवेट वाले इस वजह से ढंग से बात करते हैं क्योंकि उनकी जॉब उनके मालिक के हाथ में है। तो उनको पता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं रहूंगा, मेरी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। अब सरकारी वाले ये हैं तो अगर भाई किसी ने मेरी कंप्लेंट भी कर दी तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मेरी
कभी किसी ने कंप्लेंट भी कर दी तो क्या ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को यहाँ से उठा के दूसरी जगह पर ले जाएंगे, जॉब से थोड़ी ना निकाल देंगे। तो लंच ये बनाते हैं, ये मैंने कल भी बताया, शायद पेपर 2 की क्लास में बताया था। ये असल में ना लंच ब्रेक होता है ना जो इनका, ये पूरा शुरू से लंच बनाते हैं। पहले ये उपले लेके आते हैं, उसके ऊपर फिर तवा चढ़ाते हैं, फिर पहले आग लगाते हैं, उसके बाद आटा गूंथते हैं, फिर सब्जी चढ़ाते हैं। मतलब इनका लंच ब्रेक ऐसा होता है कि ये लंच घर से नहीं लेके आते, तभी तो इनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ना, तभी तो इनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ना खाना खाने में। फिर ये खाना खाते हैं। हाँ भैया हो गया हमारा मार्केटिंग। आजकल आप लोगों को पता है, एडवर्टाइजिंग हो, शॉपिंग हो, हर चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस में भी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। हेल्थ केयर में बैंक जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर भी। एजुकेशन अभी देखो आपके सामने है ना, जब तक चल रहा चलाते रहो। ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है हर तरीके से, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से आप यूज़ करें। मतलब कंप्यूटर है यार, क्या ही करते हैं इसमें, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पर आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग की फील्ड में हर जगह पर इंजीनियरिंग हो गया, मिलिट्री है, कम्युनिकेशन है, ईमेल, चैटिंग के लिए ना। तुम्हारे बाबू सोना के साथ सोचो, अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाओ तो तुम्हारे बाबू सोना की तो जान ही निकल जाएगी। तो इंटरनेट पे चैटिंग के लिए टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गवर्नमेंट, ईमेल, हर तरीके के रिसोर्सेज के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और बस इतना ही करेंगे। अरे कल क्लास यार इस वजह से नहीं हो रही थी, कुछ ना प्रॉब्लम चल रही है अभी सब एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं, तो उसमें जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बंद करने को बोला गया है। तो लेट्स सी उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। इस वजह से अगर टेलीग्राम पे भी मैसेज डालते हैं तो उसकी भी पेनल्टी है। तो इस वजह से अभी कुछ चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सर आप कहीं जा तो नहीं रहे इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है कभी भी, है ना। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है आपका होगा।